फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने हैबिटेट एंड एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने उसके कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। हमने बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स पढ़े थे, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स, जो खाना प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हेटेरोट्रॉफ्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो उस खाने को कंज्यूम करते हैं। देन हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर्स जो हैं वो 2 किस्मों के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उसके बाद डिकम्पोजर्स, और वो ऑर्गेनिजम्स जो मरे हुए डेड ऑर्गेनिजम्स को खाकर उनको नष्ट करते हैं, वो होते हैं डिकम्पोजर्स। आगे हम बढ़ते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड अडेप्टेशन के बारे में। The condition related to light, air, water, temperature and soil vary from one habitat to another। वो कंडीशन जो रिलेट करती है लाइट से, एयर से, वाटर, टेम्परेचर और सॉइल से, तो वो हैबिटाट टू हैबिटाट वेरी करती हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग कंडीशंस होती हैं। दे मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम हैबिटाट। ऐसा भी हो सकता है कि वो सेम हैबिटाट में भी अलग अलग हो। एरियाज़ के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिपेंड करती है। Let us discuss some adaptation that help organisms cope with these conditions। अब कुछ conditions के according organisms खुद को adapt करते हैं, खुद में कुछ changes लेके आते हैं ताकि वो उस areas में रह सके। उनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एयर। एयर इज़ essential for the survival of the biotic community। बायोटिक कम्युनिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए हवा जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Plants use the carbon dioxide in the air to manufacture food, and all organisms need oxygen to release energy from food। पेड़ पौधों को अपना बॉडी का प्रोसेस करने के लिए, खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड। वो उन्हें एयर से मिलती है। और वहीं ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन। बाकी के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जो उन्हें हवा से मिलती है, ताकि वो अपना खाना कंज्यूम करने के बाद एनर्जी रिलीज़ कर सके। एयर इज़ फ्रीली अवेलेबल इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट मतलब लैंड वाला जो हैबिटाट है, जो ऑर्गेनिज्म लैंड के ऊपर रहते हैं, वहाँ पे एयर इजीली अवेलेबल रहती है। इन एक्वाटिक हैबिटाट यानी कि पानी के हैबिटाट में, हाउएवर ऑर्गेनिजम्स हैव टू मेक यूज़ ऑफ द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। पानी में जो हवा मिक्स हुई पड़ी होती है, वहाँ से ऑर्गेनिज्म जो है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पानी से अपनी एयर जो है वो इनटेक करते हैं। सो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर हैव स्पेशल अडेप्टेशन। तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है उनकी बॉडी में कुछ खास अडेप्टेशंस होती हैं इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। वी विल डिस्कस सम ऑफ दीज अंडर वाटर। लेट अस सी हाउ प्लांट्स लिविंग इन द हिल्स एंड कोस्ट cope with the strong winds। हिली एरियाज where strong winds blow in one direction। हिली एरियाज में स्ट्रॉन्ग विंड्स जब एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, बिकॉज दे आर ब्लॉक्ड बाय द हिल्स इन दी अदर डायरेक्शन। वो इसलिए क्योंकि वो बाकी दूसरी साइड की डायरेक्शन में ब्लॉक्ड हुई पड़ी होती हैं हिल्स की वजह से। मतलब एक साइड में पहाड़ियाँ होने की वजह से हवा उस साइड में नहीं जा पाती। ट्रीज ऑफन हैव ऑड शेप्स। और काफ़ी सारे पेड़ों की अलग अलग शेप्स भी होती हैं। They have fewer branches and leaves on the windward side। जिस साइड में हवा आती है उस साइड में उनकी ब्रांचेस और लीव्स जो हैं वो कम होती हैं। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से वो झड़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो इन कोस्टल एरियाज़ टू। कोस्टल एरियाज़ में भी ज़्यादा ठंडी हवा जो है वो चलती है। डैट इज़ वाई पाम लीव्स आर कट इनटू नैरो सेगमेंट्स। इसी वजह से पाम के पत्ते जो है वो पतले पतले सेगमेंट्स में उनको कट किया जाता है। सच लीव्स अलाउ द विंड टू पास थ्रू विच हेल्प्स रिड्यूस द फोर्स ऑफ द विंड। ऐसे पत्ते हवा को खुद में से पास करवाने के लिए मदद करते हैं और उनकी वजह से उनकी जो हवा की फोर्स है वो भी कम हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पाम लीव्स आर सेगमेंटेड। पाम के पत्ते जो है उन्हें सेगमेंट में पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रीज ऑन विंडी हिल साइड्स हैव ऑड शेप टू कोप विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवा के साथ कॉप अप करने के लिए, मतलब उनको सहने के लिए पेड़ों की कुछ अलग शेप्स होती हैं हिली एरियाज़ में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइट। प्लांट नीड सनलाइट टू मैन्युफैक्चर फूड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। प्लांट्स को सूरज की रोशनी अपना खाना बनाने के लिए चाहिए एंड अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। और बाकी के ऑर्गेनिज्म जो हैं उन्हें प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए।
दस विदाउट लाइट देयर वुड बी नो लाइफ। इससे इसका मतलब यही हुआ कि बिना रोशनी के ज़िंदगी नहीं हो सकती। बट दैट इज़ नॉट ऑल। चेंजेस इन लाइट अफेक्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। द डे एंड नाइट और द लाइट एंड डार्क साइकिल डिटरमाइंस मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिन और रात होने के साथ साथ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनमें चेंजेस आते हैं। वी रिस्पॉन्ड टू इट आवरसेल्व्स बाय बीइंग एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड स्लीपिंग एट नाइट। हम अपने आप दिन की रोशनी में और रात के अंधेरे में ऐसे चेंजेस में हम रिस्पॉन्ड करते हैं। सो डू मैनी अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट बर्ड्स। ऐसा ही बाकी के ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, द फ्लावर्स ऑफ पोटलुका दैट इज़ धूपखिरी, धूपखिरी इसको हिंदी में धूपखिरी बोलते हैं, ब्लूम इन द मॉर्निंग एंड क्लोज इन द इवनिंग। ये फ्लावर जो है दिन में खिल जाता है और इवनिंग में ये बंद हो जाता है। तो इसके ये रिस्पॉन्सेस है रोशनी के लिए और अंधेरे के लिए। द लीव्स ऑफ द कैमल्स फुट ट्री एंड गुलमोहर ड्रूप एट नाइट एंड ओपन इन द मॉर्निंग एंड सो ऑन। जो कैमल फुट ट्री और गुलमोहर के पत्ते हैं वो रात में मुरझा जाते हैं और दिन में अपने आप वो खिल जाते हैं। The amount of light available is a major abiotic factor that determines the kind of organism found in a particular area. जिस एरिया में जितनी रोशनी प्रेजेंट है वही रोशनी डिटरमाइन करती है कि उस जगह के ऊपर कौन सा ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो करेगा। इन अ डेंस फॉरेस्ट सनलाइट रीचेज द फॉरेस्ट फ्लोर थ्रू द गैप्स बिटवीन द लीव्स ऑफ द बिग ट्रीज। घने जंगलों में पत्तों के बीच में जो जगह होती है उन जगहों से क्रॉस करते हुए, पास होते हुए सूरज की रोशनी काफ़ी कम ज़मीन तक पहुंच पाती है। दीज ट्रीज गेट द मैक्सिमम सनलाइट। ऐसे पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलती है। द श्रब्स ग्रोइंग अंडरनीथ कैन मेक डू विद द लाइट दैट पेनिट्रेट्स थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज। जो श्रब्स उन पेड़ों के नीचे ग्रो करते हैं वो भी अच्छे से काम कर सकते हैं। मोसेस ग्रो वेल ऑन द डैम्प सॉयल इन द शेड ऑफ द ट्रीज एंड श्रब्स। मोसेस जो हैं डैम्प सॉयल में मतलब नमी वाली मिट्टी में अच्छे से ग्रो करते हैं अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज एंड श्रब्स, ट्रीज और श्रब्स की शेड में। डैट इज़ बिकॉज द लीव्स ऑफ मोसेस, फर्न्स एंड अदर शेड लविंग प्लांट्स आर अडेप्टेड टू कोप विद लेस लाइट। वो इसीलिए क्योंकि मोसेस, फर्न्स और बाकी के शेड लविंग प्लांट्स, मतलब वो प्लांट्स जो शेड में ग्रो कर सकते हैं, परछाई में ग्रो कर सकते हैं, मतलब उनको कम रोशनी में ग्रो करने की आदत है। उन्होंने खुद की बॉडी को ऐसे अडेप्ट किया हुआ है। दे हैव अ थिन कवरिंग और क्यूटिकल। उनकी जो कवरिंग है, उनके जो आउटर लेयर है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, वो काफ़ी पतली लेयर होती है। ऑन द अदर हैंड द लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स वेयर द लाइट इज़ इंटेंस हैव अ थिक क्यूटिकल टू प्रोटेक्ट दैमसेल्व्स। जबकि जहाँ सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है डेजर्ट एरिया में, वहाँ उनके प्लांट्स के पत्तों की क्यूटिकल जो है, उनकी जो आउटर लेयर है काफ़ी ज़्यादा थिक होती है ताकि वो उन्हें सुरक्षित रख सके। ज़्यादा रोशनी की वजह से जो प्लांट है वो ड्रूप कर सकता है, मतलब ज़्यादा जल्दी मुरझा सकता है। The creatures found in the oceans also vary according to the amount of sunlight available. Oceans में जो plants grow करते हैं, जो creatures grow करते हैं, वो भी सूरज की रोशनी के accordingly grow करते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर फाउंड इन द अपर सनलिट जोन। काफ़ी सारे प्लांट्स जो है वो ऊपरी जोन में ग्रो करते हैं। प्लांट ईटिंग फिश एंड जेली फिश लिव इन दिस एरिया। इस एरिया में वो प्लांट्स ग्रो करते हैं जो फिश और जेली फिश खाते हैं, मतलब वो पानी में ग्रो करते हैं। शार्क्स एंड मैनी ऑफ द फिश वी ईट लिव इन दी नेक्स्ट जोन। यहाँ पर काफ़ी सारे शार्क्स और काफ़ी सारे फिशेस उसके आसपास ग्रो करते हैं। इन ट्विलाइट वर्म्स, ऑक्टोपसेस, डीप सी क्रैब्स एंड पेल लॉबस्टर्स लिव इन दी डार्क बॉटम लेयर। निचली लेयर में यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म ऑक्टोपस, वर्म्स और डीप सी क्रैब्स, पेल लॉबस्टर्स यहाँ पर ग्रो करते हैं। मैनी ऑफ दीज क्रिएचर्स आर ब्लाइंड एंड सम गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन। काफ़ी सारे इनमें से क्रिएचर्स ब्लाइंड होते हैं, मतलब अंधे होते हैं, और वो गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन, अपने आप रोशनी गिव आउट करते हैं, देते हैं। यहाँ पर कुछ प्लांट्स है। द फर्न एंड मोसेस इन फॉरेस्ट यूज द सनलाइट विच रीचेज द फ्लोर। यहाँ पे देखिए सूरज की रोशनी जो है वो फ्लोर तक पहुँच पाती है, और मोसेस और फंजाई यहाँ पर दिखाए गए हैं जो क्या है, शेड लविंग प्लांट्स है, नीचे ग्रो करते हैं। और दूसरी तरफ देखिए द लीव्स ऑफ अ शेड लविंग प्लांट हैव अ थिन क्यूटिकल। जो प्लांट शेड लविंग है उनकी जो पत्ते हैं, उनकी
क्यूटिकल काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेम्परेचर। द रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। टेम्परेचर की रेंज जो है धरती के अलग अलग हिस्सों के ऊपर अलग अलग होती है। मतलब कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गर्मी ज़्यादा रहती है, कहीं पर टेम्परेचर काफ़ी कम होने की वजह से ठंड रहती है। दिस इज to a large extent determines the kind of organism found in a particular place। यही जो सिचुएशन है डिपेंड करती है, इसी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन से ऑर्गेनिजम्स रहेंगे और उन्हें कौन कौन सी अडेप्टेशन करनी होगी। Most organisms prefer a warm and moist climate. That is why there is such a wide variety of plants and animals in the equatorial and tropical regions। ज़्यादातर पेड़ पौधे और जानवर वार्म टेम्परेचर में, मतलब गर्म टेम्परेचर में और मॉइस्ट क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मौसम जो है उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन द इंटेंस हीट ऑफ डेजर्ट्स। जबकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी में बहुत कम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। Small animals like rats, snakes and lizards rest in the shade or in burrows during the day in order to avoid the heat. They become active only during the night. Some even spend the entire summer in a state of sleep called estivation. कुछ ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड रैट्स वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसीलिए वो पूरा दिन बरोस में, गड्ढों में गड्ढे खोदकर उनमें रहते हैं ताकि वो सूरज की रोशनी से बच सके। ऐसे ऑर्गेनिज्म रात में एक्टिव होते हैं, मतलब रात के अंधेरे में और थोड़े से ठंडे मौसम में वो बाहर निकलते हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा का पूरा समर जो है वो सोकर बिता देते हैं। उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। द कैमल इज़ वन एनिमल दैट हैज़ डेवलप्ड मार्वलस अडेप्टेशंस टू कोप विद द हीट एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर इन डेजर्ट्स। वी विल डिस्कस दीज इन द नेक्स्ट सेक्शन। We will also discuss the adaptation of plants living in desert and desert-like regions। कैमल इकलौता ऐसा जानवर है जो डेजर्ट की गर्मी में खुद को ऐसे अडेप्ट करता है कि वो सूरज की रोशनी से भी बच सकता है और पानी की कमी से भी वो बच सकता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। If extreme heat creates a problem for survival, so does extreme cold। अगर ज़्यादा गर्मी जो है वो इंसान के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए मुश्किल क्रिएट करती है, मुश्किलें खड़ी करती हैं, वहीं पर सर्दी का मौसम या फिर ज़्यादा ठंड भी इंसानों के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट्स के लिए मुश्किलें क्रिएट करते हैं। Very few animals and plants can survive in the bitterly cold polar regions and icy heights of mountains। काफ़ी कम organisms जो हैं वो ज़्यादा ठंडी में रह सकते हैं। Whales, seals, penguins and polar bears can be because they have a thick layer of fat under their skin। whale, seal, penguins और polar bear रह सकते हैं क्योंकि उनकी स्किन के अंदर की एक परत रहती है जो है thick layer of fat। काफ़ी ज़्यादा थिक लेयर उनकी बॉडी के अंदर होती है फैट की। दे एक्यूमुलेट मोर फैट अंडर द स्किन जस्ट बिफोर विंटर टू फाइट द कोल्ड एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। वो अपनी चमड़ी के अंदर स्किन की एक और लेयर डेवलप कर लेते हैं, फैट की लेयर डेवलप कर लेते हैं ताकि वो सर्दियों के मौसम में ठंड से बच सके और जब उन्हें खाना ना मिले तो उनकी बॉडी एनर्जी क्रिएट कर सके। वेरी फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव इन दीज कंडीशंस। Terrains are not only cold, they also deprive plant of water। ठंडे इलाकों में काफ़ी कम प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं। आइसी टेरेन यानी कि आइसी बर्फीले इलाके जो होते हैं वहाँ पर प्लांट्स ठंड में तो रहते ही हैं, इसके अलावा वो पानी से भी वंचित रह जाते हैं, पानी उन्हें नहीं मिल पाता। स्मॉल प्लांट्स लाइक मोसेस कैन सर्वाइव एंड सम स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो व्हेन द स्नो मेल्ट्स। मोसेस जैसे छोटे प्लांट्स और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं अगर बर्फ़ पिघलने लगे तो। कॉनिफरस ट्रीज, पाइन्स एंड फिर्स, फर्न्स। कॉनिफरस ट्रीज ग्रो वेल इन लेस कोल्ड एरिया। कम ठंडे इलाकों में कॉनिफरस ट्रीज अच्छे से ग्रो करते हैं। The shapes of these trees is such that snow slides off them and does not accumulate। उनकी शेप्स ऐसी होती हैं कि स्नो उनसे स्लाइड करके फिसल कर नीचे गिर जाती है और उनके ऊपर जमती नहीं है।
दे ऑल्सो हैव नीडल शेप्ड लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। उनके पत्ते जो होते हैं उनकी शेप नीडल जैसी होती है, सुई जैसी होती है, ताकि उनके पत्तों में से पानी का लॉस ना हो, ट्रांसपीरेशन ना हो। दिस हेल्प्स देम टू कोप विद शॉर्टेज ऑफ वाटर व्हेन द ग्राउंड इज़ फ्रोज़न इन विंटर। जब सर्दियों में ग्राउंड फ्रोज़न होती है तब उन्हें पानी की कमी रहती है, तो इसी वजह से वो पत्ते ऐसे होते हैं ताकि उनमें पानी की कमी ना हो सके। एनिमल्स इन दीज रीजन्स विद अ लॉन्ग कोल्ड विंटर अडेप्ट इन डिफरेंट वेज। मैनी लाइक द याक एंड मिंक हैव वेरी थिक फर। काफ़ी ज़्यादा एनिमल जो हैं यहाँ पर इन इलाकों में रहते हैं, उनकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाती है, उनकी चमड़ी जो है, उनकी चमड़ी की जो लेयर है वो थिक लेयर होती है। सम लाइक hedgehogs, frogs, snakes and lizards sleep through the bitterly cold winters. This is called hibernation. कुछ ऑर्गेनिजम्स विंटर स्लीप पे चले जाते हैं, मतलब सर्दियों के लिए वो छुप जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या इस प्रोसेस को बोल देते हैं हाइबरनेशन। मैनी बर्ड्स लाइक द साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टू वार्मर एरियाज ड्यूरिंग द विंटर। कुछ साइबेरियन क्रेन जैसे पक्षी जो हैं वो सर्दियों में गर्म इलाकों में माइग्रेट कर जाते हैं, झुंड में मूव कर जाते हैं। तो आज हमने स्टूडेंट्स कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स के टॉपिक्स हमने किए हैं, दैट इज़ एयर, लाइट, टेम्परेचर एंड वाटर। ये 4 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।